नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अर्जुना करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में पॉलिटिक्स संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमी, एनवायरमेंट, चर्चित स्थल, ये सब के एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी के एमसीक्यू दोस्तों, इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक क्वेश्चन भी मिक्स करके किया है, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चन केवल करंट अफेयर से सॉल्व नहीं होंगे, वो तो बस एक हिंट रहता है। इसके साथ ही आपको स्टैटिक भी कवर करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हर बार इलेक्शन के टाइम पे ये बात करती थी हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो भारत के इतिहास में ये पहली बार ये बिल पास किया गया है ना। अब तो ये पास हो चुका है दोनों सदनों से। तो देखते हैं, नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है संबंधित है, ये 128वां संविधान संशोधन बिल है। ठीक, इससे संबंधित है। इसके बारे से हम देख लेते हैं। तो 128वां संविधान संशोधन बिल है, और ये संविधान संशोधन क्रम क्या है? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और नए संसद भवन में प्रस्तुत होने वाला ये पहला विधेयक है। लोकसभा में कब पास हुआ? 20 सितंबर 2023 को। राज्यसभा में नेक्स्ट डे 21 सितंबर को फॉरवर्ड किया गया और वहां भी पास कर दिया गया है। क्या प्रोविजन है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा, इसमें हम महिलाओं को 33% यानी 1/3 सीट पर आरक्षण देंगे। ठीक है, तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देंगे। और इसमें कौन लोग शामिल हैं? एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन। ठीक है, इसका प्रावधान ओबीसी को शामिल नहीं किया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक, और जब ये लागू हो जाएगा तो ये 15 वर्षों के लिए लागू होगा। ठीक है, कितने साल के लिए? 15 साल के लिए लागू हो जाएगा। ठीक है, और 15 साल के बाद क्या है, इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई तो फिर से इसको अमेंड करके आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे अभी रिजर्वेशन को हर 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है, उसी तरीके से इसको संशोधन करके हम इसको हर 15 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लागू होने के बाद क्या हो जाएगा? 543 सीट होता है अभी, तो इसमें क्या है, 181 सीट जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आरक्षण, ये उच्च सदन राज्यसभा में लागू नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे। ये केवल राज्य विधानसभा में लागू होगा, लोकसभा में लागू होगा, दिल्ली की विधानसभा में लागू होगा। ठीक है, सही सुमिलित नहीं है। अभी इलेक्शन हुए हैं दोस्तों राज्यों में, तो देखते हैं। तेलंगाना में कौन है मुख्यमंत्री? रेवंत रेड्डी। राजस्थान में कौन है? भजन लाल शर्मा। ठीक है, विजय शर्मा लिखा गलत है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव। मिजोरम में लाल दुहमोजी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। राजस्थान में कौन है? भजन लाल शर्मा। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वित्त आयोग से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों प्रीलिम्स में, और अभी रिसेंटली आप जानते हैं 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और 15वें अध्यक्ष तो आप जान रहे हैं एन के सिंह थे। ठीक, इसके बारे से देख लेते हैं। तो 16वें वित्त आयोग जो है ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यानी कि अभी जो कौन सा चल रहा है अपना, अभी हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसकी अनुशंसा चल रही है। ठीक है, तो 15वां वित्त आयोग जो एन के सिंह की अध्यक्ष में बनाया गया था, उसकी वैलिडिटी कब तक है? 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, 16 वित्त आयोग कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष तक, यानी 2031 तक, है ना। 31 मार्च 2031 तक वो लागू रहेगा। ठीक, कब से? 31 मार्च 2031 तक लागू होगा। ठीक, 16 वित्त आयोग। इसकी संरचना देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कितना सदस्य रहता है? टोटल 5। एक क्या रहेंगे इसके? अध्यक्ष, और 4 अन्य सदस्य रहेंगे। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखेंगे इसके लिए अधिनियम पारित किया गया था कि अर्हता क्या होगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। देखिए, अध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो लोक मामलों का ज्ञाता हो। ठीक है, और अन्य जो सदस्य है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट में जज बनने का जो है उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या उन्हें प्रशासन व वित्तीय मामलों का विशेष जानकार हो, या फिर इकोनॉमी का जानकार हो। ठीक, ये क्वालिफिकेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए, वित्त आयोग की शक्तियां क्या होती है? देखिए, आयोग अपने रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में रखवाता है। ठीक, लेकिन सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये एक एडवाइजरी सलाहकारी प्रवृत्ति होती है ना। इसका मानना, रिकमेंडेशन, सिफारिशों को मानना आवश्यक नहीं है। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे।
सही सुमेलित नहीं है राज्य और विधानसभा सीट। तेलंगाना में कितना सीट है? 119, मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में कितना सीट है जी? 200 सीट है, ठीक। और मिजोरम में 40 सीट है, ठीक। तो आपको याद रखना है कौन से विधानसभा में कितनी सीटें हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 के द्वारा इसको घोषित किया गया था, विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। और इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक। और इसको आपको याद रखना है अनुच्छेद 239A, ठीक है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत, ठीक। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, देखेंगे दोस्तों आप न्यूज में, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इसके बीच खींचतान चलते रहता है दिन, है ना, शक्ति के लिए। तो इसको याद रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना जी जो है ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। वर्तमान में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? कई सारे राष्ट्रीय पार्टियां थी, उनसे ये अब जो स्टेटस वो छीन लिया गया है ना, क्योंकि वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो वर्तमान में कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं? 6, ठीक। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, ठीक, सीपीआईएम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो है ये लेटेस्ट है, ठीक है, अभी अभी ऐड हुआ है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कैसे कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो देखेंगे जनप्रतिनिधि अधिनियम, है ना, 1951 के अनुसार पंजीकृत राष्ट्रीय दल के समय के साथ राज्य दल और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। किस अधिनियम के अनुसार? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, ठीक है। पंजीकृत राजनीतिक दल समय के साथ जो है राज्य स्तरीय दल और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया देख लेते हैं, ठीक। तो कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब कहलाएगी? यह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ठीक। पहला क्राइटेरिया क्या है आपका? पहला क्या कंडीशन है? यदि आप 4 से या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में रजिस्टर हैं, मान्यता आपको प्राप्त है, तो आपको राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा। या लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मत का 6% मत प्राप्त करें और इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करें, ठीक है। या यदि उसने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीट का 2% उसने जीता हो, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया राष्ट्रीय पार्टी का। राज्य स्तरीय पार्टी क्या दर्जा है, क्या स्टेटस है, इसकी शर्तें, इसको भी देख लेते हैं। यदि संबंधित राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही उसी राज्य विधानसभा में 2 सीट प्राप्त करता है, तो उसे राज्य स्तरीय दल घोषित कर दिया जाएगा। यदि लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मत का 6% प्राप्त करता है और उसी राज्य में लोकसभा में 1 सीट जीत जाता है, तो उसे राज्य स्तरीय दल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और भी है, यदि संबंधित राज्य की विधानसभाओं के आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीट जीतता है या विधानसभा में 3 सीटें, है ना, 3 सीट या फिर 3%, जो भी अधिक हो, यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीट में से या उसके खंड के लिए लोकसभा में से 1 सीट जीतती है, या यदि वह राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है, तो उसे राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टी हम घोषित कर देंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको याद रखना है इसको, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन परिसीमन आयोग नियुक्ति करता है? ठीक है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इसे मैंने इसलिए दिया है दोस्तों, आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन आयोग के तहत जो है नए सीटों का आवंटन किया गया है विधानसभा के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और भारत निर्वाचन आयोग, है ना, इसके सहयोग से काम करता है, भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता से काम करता है। और परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में लागू किया गया था, ठीक। इसमें कौन कौन से लोग रहते हैं?
सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड जज, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त। ठीक है। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है और इसके जो रिपोर्ट है उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही इसके रिपोर्ट को लोकसभा, राज्य विधानसभा में रखा जाता है और इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ये अदालत में कोई भी इसको पूछताछ नहीं किया जा सकता और राज्य विधानसभा हो या लोकसभा में हो, इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। जो सीट जितना इन्होंने रिकमेंड कर दिया वो नहीं रहेगा। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है और अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों में परिसीमन अधिनियम लागू किया जाएगा। ठीक है, अधिनियम लागू हो गया, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में आया था, देख लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है। परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही बात है। जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो वे आदेशों में किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते। ये भी बिल्कुल सही है, कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 2001 के जनगणना परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत किया गया है। ठीक, अब तक 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। भारत का इलेक्शन कमीशन जो है वही इसका चुनाव कराता है। ठीक है, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ये क्वेश्चन हमारा सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आया है, तो देखते हैं। आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, सही बात है। आयोग में कम से कम एक सदस्य हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कम से कम एक, जरूरी नहीं है। आयोग का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है, नियुक्त किया जा सकता है। पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे, केसी नियोगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा केवल एक बस सही हो जाएगा। ठीक, ये 2021 में आया था और अभी हमने ये पॉइंट के इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 280 इसके तहत एक अर्धन्यायिक निकाय है। ठीक, और हर 5वें वर्ष या उससे पहले जब भी राष्ट्रपति को लगे वो इसका गठन करता है। इसमें 4 सदस्य रहते हैं, है ना। एक अध्यक्ष रहता है और 4 सदस्य रहते हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? केसी नियोगी थे, इसको याद रखेंगे। कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष रहता है और 4 अन्य सदस्य रहते हैं। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2 इसका है, एक है 1950 और एक है 1951। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1951, क्योंकि ऑप्शन 1950 नहीं है, लेकिन दोनों है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951, इसी के तहत राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की गई थी, आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में पास किया गया था और ये जो है भारत में चुनाव का वास्तविक संचालन ये सब कैसे होगा ये सब तय करती है। और अधिनियम जो है संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव से संबंधित अधिनियम, संसद, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता अयोग्यता, ये सबका वर्णन इसमें है। ठीक है, एक बार इसके महत्वपूर्ण भाग हम देख लेते हैं। तो इसमें इस अधिनियम में दोस्तों कुल 11 भाग हैं। ठीक है, इस बार जो 2022 के जो प्रीलिम्स क्वेश्चन हुआ था तो उसमें देखेंगे आप काफ़ी क्वेश्चन उठान थे, तो मे भी मैच द कॉलम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए। तो महत्वपूर्ण जो भी पार्ट है इसको हम एक बार देख लेते हैं, जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। तो देखेंगे भाग 2 में जो है योग्यता और अयोग्यता का वर्णन है, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन का। ठीक है, किस अधिनियम में? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के भाग हम देख रहे हैं। ठीक है, तो भाग 2 में क्या है? डिसक्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, भाग 4A में 4A में क्या है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, किस भाग में है? 4A में है। ठीक, और चुनावों का संचालन, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? भाग 5 में है। ठीक है, भाग 5 में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है, चुनावों का संचालन है। भाग 6 में क्या है? अगर चुनाव में कुछ विवाद हो जाता है तो
इसका वर्णन क्या है, भाग 6 में है। और कुछ उपचुनाव होता है तो फिर भाग 9 में इसका वर्णन है। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि जिस टाइप से क्वेश्चन आए हैं तो मे बी ऐसा कुछ उटांग आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ठीक, अभी बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन के बारे से भी आपको जानना जरूरी है, इसको देख लेते हैं। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 4 निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर हम। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसे महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, 4 नहीं 2। ठीक, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 की गई, ये भी सही है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 1 3 4। ठीक, दूसरा तो गलत है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, देखेंगे। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक, स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 को। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 3 सदस्य होते हैं टोटल। ठीक है, एक क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और फिर उसके 2 अन्य सदस्य रहेंगे। ठीक, और इसके कार्यकाल क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक, दर्जा क्या है इसका? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होते हैं। ठीक, और इसे महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो है आयोग के निर्णय को हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक, सुकुमार सेन जो है ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इसको याद रखेंगे। ठीक, कब से कब तक? 1950 से 1958 तक थे। और वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार जी हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 का प्रावधान नहीं है? 1950 का। ठीक है, तो देख लेते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये किसमें वर्णन है? 1951 जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में वर्णन है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषदों की सीट का आवंटन जो है ये 1950 के अधिनियम वर्णन है। संसदीय विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन, ये भी 1950 वर्णन है। और राज्य विधान परिषदों के चुनाव के उद्देश्य के लिए स्थानीय अधिकारी, ये सब अपॉइंटमेंट का वर्णन भी 1950 में है। ठीक, इसको अगर हम और देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे लोकसभा और विधान सभाओं में सीटों के आवंटन का प्रावधान हेतु अधिनियमित किया गया है। गलत है ये तो। 1950 की जो अधिनियम है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, वो जो है लोकसभा और विधानसभा सीटों में आवंटन प्रावधान ये सब वर्णन करता है। ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें संसद की सदस्यता की योग्यता और अयोग्यता जैसे यथार्थ आचरण के प्रावधान है, ये भी सही बात है। मतदान की समाप्ति या समापन के 48 घंटे पहले किसी निर्वाचन क्षेत्र में टेलीविजन या इस तरह के उपकरण द्वारा किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना इस अधिनियम के तहत निषिद्ध है, ये भी सही बात है। और धारा 126A के तहत है ना, अवधि के दौरान एग्जिट पोल के संचालन इसके परिणामों पर प्रतिबंध लगाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका, यानी कि 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। भारत का संविधान का अनुच्छेद जो 81 और 170 संसद में है ना, संसद में क्या है? आर्टिकल 81 और विधानसभा में क्या है? 170 के तहत जो है सीटों की अधिकतम संख्या निर्धारित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन के लिए अधिनियमित किया गया था। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें क्या बोला गया? देखिए, इसमें धारा 126 के अनुसार मतदान समाप्त होने या समापन के 48 घंटे पहले किसी निर्वाचन क्षेत्र में टेलीविजन या इस तरह के उपकरण द्वारा किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। ठीक, और आर्टिकल 126A के अनुसार एग्जिट पोल के संचालन उल्लेखित अवधि के लिए है ना परिणामों के प्रसार पर रोक लगाती है। ठीक, तो आई थिंक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
और आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग को। हालांकि हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे, बट हम ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बेसिक क्वेश्चन तो पढ़ते ही हैं, बट आपको इस तरह की भी तैयारी रखनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।